नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर हम लोग घटना चक्र के 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न आज का देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्य और छोटे बंदरगाह के संदर्भ में दो कथन दिए हुए हैं। पहला कथन कहता है कि न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। तो 2 पॉइंट इसमें मिल रहा है। पहले तो न्यू मैंगलोर के बारे में पूछ रहा है, फिर कह रहा है क्या ये प्रमुख बंदरगाह है। तो प्रमुख बंदरगाह में टोटल 12 बंदरगाह आते हैं और ये बिल्कुल सही है। मीन्स न्यू मैंगलोर पोर्ट इज़ वन ऑफ द मेजर पोर्ट्स इन इंडिया इज द करेक्ट ऑप्शन। दूसरा देखते हैं, सभी छोटे बंदरगाह भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत शासित हैं और राज्य और केंद्र सरकार दोनों के पास स्वामित्व प्रबंधन में है। ये पॉइंट गलत हो जाता है। सेम चीज इंग्लिश में लिखी है, द माइनर पोर्ट्स आर गवर्नड अंडर द इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 एंड ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय बोथ द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये पॉइंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो यहाँ पर केवल एक आंसर करेक्ट होगा। एक्सप्लेनेशन देख करके तुरंत अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है कि टोटल भारत में 12 प्रमुख यानी कि जो मेन पोर्ट्स हैं वो 12 हैं। उसके अलावा 200 जो है गैर प्रमुख यानी कि छोटे बंदरगाहों की श्रेणी में आते हैं, जिसमें तो बहुत सारे नाम आप जानते होंगे, जैसे मार्मू गोवा जानते हैं, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जानते होंगे, कांडला जानते होंगे, मुंबई जानते होंगे जिसका नाम कांडला का बदल दिया गया, दीनदयाल कर दिया गया। फिर न्यू मैंगलोर, कोचीन, ठीक है, कामराजर, उसके बाद आपका विशाखापत्तनम, पारादीप, कोलकाता, ये सारे बड़े पोर्ट्स हैं। तो इसी में आपका मंगलौर पोर्ट आता है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन था। दूसरा कहता है भारत में बंदरगाहों को भारतीय बंदरगाह अधिनियम 1908 के तहत परिभाषित केंद्र और राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अनुसार प्रमुख एवं छोटे बंदरगाह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सभी 12 बंदरगाह प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत शासित है और केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में है। ये पॉइंट याद रखिएगा, जितने बड़े बंदरगाह हैं वो प्रमुख बंदरगाह ट्रस्ट अधिनियम 1963 के तहत इन पर रूल होता है और ये केवल केंद्र सरकार के स्वामित्व और प्रबंधन में है। मतलब इस पर मैनेजमेंट भी वही देखती है और जो ओनरशिप है वो भी केंद्र सरकार ही रखती है। छोटे बंदरगाह को जो है 1908 यानी कि 1908 वाले एक्ट के अंदर में रखा गया है और ये राज्य सरकार के तहत जो है प्रबंधन में रहते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं आपके स्क्रीन पर। ये देखिए, देश की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 निम्न में से किसके द्वारा जारी की जाती है। इंग्लिश में सेम चीज़ लिखी हुई कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसको बोलते हैं ASER। ठीक है, असर रिपोर्ट के नाम से आपने कई बार इसको देखा भी होगा। ASER, इसीलिए इंग्लिश थोड़ी ज़रूरी है क्योंकि इसी के नाम से बनाया है। ठीक है, तो असर रिपोर्ट किसके द्वारा निकाली जाती है। अगर आपने थोड़ा भी जानकारी रखी होगी इस फील्ड में तो आपको पता होगा कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसको NGO बोलते हैं। NGO का नाम है प्रथम। तो प्रथम संस्था के द्वारा, ठीक है, बहुत सारे ऐसी रिपोर्ट्स और भी जारी की जाती है। शिक्षा को लेकर के बहुत सारे प्रयास कर रहा है ये NGO, काफ़ी बड़ा NGO है। ठीक है, उसका नाम है प्रथम और उसी के द्वारा असर रिपोर्ट 2023 जो है निकाली गई थी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि उस हिसाब से ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन ये है कि शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2023 एक NGO है जिसका नाम है प्रथम। ठीक है ना, इसके द्वारा निकाली गई और बियॉन्ड बेसिक्स इसका शीर्षक था। क्या था, बियॉन्ड बेसिक्स। ओके, ये 18वीं शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट जो है असर जारी की गई है, जिसमें छात्रों द्वारा किए जाने वाली गतिविधि, उनकी बुनियादी और व्यवहारिक पढ़ने तथा गणित की क्षमताओं, डिजिटल जागरूकता और कौशल पर चर्चा की गई है। मतलब कितने डिजिटली एक्टिव हैं बच्चे, ठीक है, जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसमें उनकी बुनियादी शिक्षा कहाँ तक पहुँची है, या जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स है या उसकी जो क्षमताएं हैं उसमें कहाँ तक आगे बढ़े हैं, इस बारे में ये रिपोर्ट निकली हुई है जिसका नाम है असर 2023। चलिए, बियॉन्ड बेसिक्स के नाम से। अगला यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से किसने सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन जिसका नाम है स्कोप का प्रशंसा प्रमाण पत्र यानी कि आपका अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन प्राप्त किया है। इंग्लिश में सेम चीज़ लिखी हुई है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ रिसीव्ड द सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन। ठीक है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन किसने प्राप्त किया है, किसमें, तो स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस, उसको बोलते हैं स्कोप्स। तो ये संस्था है आपकी NHPC। ठीक है, फुल फॉर्म है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, लिख लीजिएगा। 1975 के आसपास में
ये जो संस्था स्टेब्लिश हुई थी। इसको अभी स्कोप का क्या मिला है, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन मिला है। ठीक है, अगर कुछ लोग शेयर मार्केट देखते होंगे तो उन्हें भी पता होगा कि एनएचपीसी का जो स्टॉक है वो काफ़ी बढ़िया है, और कल तक तो मुझे जहाँ तक ध्यान है 99 के आसपास इसकी वैल्यू थी, 99 to 100। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा स्टॉक है और इसको अभी सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन भी मिल गया है स्कोप का। तो ये दोनों पॉइंट जो है एक बार नोट डाउन करेंगे और एक्सप्लेनेशन देख लेंगे। इस हिसाब से हम लोग का सी आंसर करेक्ट है। ठीक है, क्या है एक्सप्लेनेशन कि भारत की अग्रणी जल विद्युत कंपनी है, ये जान जाइए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है। ठीक है, मतलब कंपनी है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है कि भाई बड़े बड़े बांध बना करके और पानी स्टोर कर लिया जाता है उन बांधों के द्वारा। ठीक है, और जब पानी छूटता है तो सीधे नीचे टरबाइन लगा देते हैं, टरबाइन की पंखी घूमती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जनरेटर के माध्यम से। एक मिनी रत्ना कंपनी है, सार्वजनिक है, यानी कि आपका पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक उपलब्धि हासिल की। क्या उपलब्धि हासिल की, स्कोप जो है सूचना का अधिकार 2005 के सफल कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक उद्यमों के स्थायी सम्मेलन द्वारा प्रशंसा प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन इसको मिला है। इसके बारे में ज़्यादा कुछ और नहीं जानना है, जितनी चीज़ें बता दी गई उतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न एक आता है, 322वां प्रश्न है। अभी तक हम लोग 321 प्रश्न को कर चुके हैं। करंट अफेयर्स के 321 प्रश्न के साथ जितना एड ऑन किया है, अगर उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाए तो एक अच्छा खासा नॉलेज बैंक क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो जिन भी दोस्तों ने अभी लेक्चर, जैसे जिन दोस्तों का ये पहला लेक्चर होगा, जिन लोगों ने पहली बार लेक्चर यहाँ पर एक्सेस किया होगा, उनको बता देना चाहता हूँ कि यूपीएससी हिंदी फॉर सीएस करके टेलीग्राम चैनल है यूपीएससी हिंदी का, और इसी के साथ साथ यूपीएससी हिंदी जो है डेली क्विज करके यहाँ पर 40-50 क्वेश्चन जो है जीएस के पोस्ट किए जाते हैं, 10 क्वेश्चन हिंदी का पोस्ट किया जाता है। तो अगर आप डेली बेसिस पर करते हो तो पहले मैं कैलकुलेट करता था 30 के बेसिस पर, बट अब यहाँ पर 50 मल्टीप्लाइड बाई 30 यानी कि 1500 क्वेश्चन एक महीने में करोगे तो बड़े आराम से 4500 से प्लस 5000 प्रश्न आप लोग एग्जामिनेशन तक कर लोगे, जो कि यूपी पीसीएस के लायक होगा और वो बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा आप लोगों को। चलिए प्रश्न देख लेते हैं क्या कहता है। प्रश्न कहता है, भारतीय मछुआरों के लिए समुद्र में आपातकालीन संदेश भेजने के लिए दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र, ठीक है, जिसका नाम है डैट एसजी, संयुक्त रूप से डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर के द्वारा विकसित किया गया है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत हो जाता है ये स्टेटमेंट कि ये जो है डीआरडीओ और आईआईटी कानपुर के द्वारा नहीं, इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट हो जा रहा है। पूछ रहा है कौन सा सही है। फिर कहता है कि डैट, दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि डैट एसजी जो है एक यूएचएफ यानी कि अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर है, जो कि नेविगेशन के लिए नाविक, भारतीय क्षेत्र में नेविगेशन जो आपका नाविक जो एक भारत का है, जैसे जीपीएस होता है उसी तरीके से नाविक है भारत का, वो रिसीवर मॉड्यूल का उपयोग करता है। ठीक है, तो डैट एसजी का फुल फॉर्म क्या है, इसीलिए इंग्लिश वाला प्रश्न पढ़ता हूं दोस्तों, क्योंकि हिंदी में कभी कभी क्या होता है कि इतना ज़्यादा हिंदी लिखा होता है कि डैट का एग्जैक्ट हिंदी में फुल फॉर्म नहीं मिलता है, बट यहाँ पर मिल जाएगा डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर। जब आप इसरो की साइट पे देखोगे तो वहाँ पर टर्मिनल मिलेगा, डिस्ट्रेस अलर्ट टर्मिनल। ठीक है, तो दोनों ही सही है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे मैंने देखा तो दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं। एसजी का मतलब है सेकेंड जनरेशन, इसको 5G से कंफ्यूज मत करिएगा। ठीक है, 3G 4G 5G एक्टिवा का वर्जन आता है या सिम भी आता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर सेकेंड जनरेशन कह रहा है, ये आपका डेवलप किया गया, इसके द्वारा नहीं किया गया, इसरो के द्वारा किया गया। और जो डैट एसजी है ये अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है ट्रांसमीटर का, जो कि नेविगेशन इन इंडियन कॉन्स्टिलेशन का यूज़ करके एक रिसीवर मॉड्यूल की तरह से सूचनाएं लेती देती है। ठीक है, तो उस हिसाब से केवल बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन कि इसरो ने दूसरी पीढ़ी का आपदा चेतावनी प्रेषित्र, जिसको सेकेंड जनरेशन डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर कह रहे हैं या डैट एसजी कह रहे हैं सेकेंड जनरेशन, इसको विकसित किया है। किसके लिए विकसित किया, अब ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मछुआरों के लिए। ठीक है, क्योंकि मछुआरे जो है मछली पकड़ते पकड़ते उनको अगर कोई आपातकालीन संदेश की जरूरत होती है, अगर मान लीजिए कि वो दूसरे जोन में जा रहे हैं, श्रीलंका वाले जोन में जा रहे हैं जहां नहीं जाना है, ठीक, तो एक स्वदेशी तकनीक के द्वारा उस चीज़ों का समाधान कर लिया जाएगा। वो किसका यूज़ कर रहा है, तो नैविक का यूज़ कर रहा है, याद रखेंगे, नाविक या नैविक। ठीक है, कुछ वर्ष पहले भारत ने जो अपना जीपीएस सिस्टम बनाया उसका नाम है नाविक। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के बारे में बात की जा रही है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। पहला स्टेटमेंट कहता है कि
एनएमपी में केंद्र सरकार की मुख्य अस्तियों यानी कि एसेट्स को पट्टे पर देने के, पट्टे मतलब होता है लीज पर देने के माध्यम से 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना की गई है। तो सेम चीज इंग्लिश में देखेंगे दोस्तों। द एनएमपी एनविसेज अ टोटल मोनेटाइजेशन पोटेंशियल ऑफ ₹6 लाख करोड़ थ्रू लीजिंग ऑफ प्राइम एसेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, यानी कि जो भी मुख्य एसेट है उसको लीज पे देंगे, 6 लाख करोड़ रुपए की कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना कर रहे हैं एनएमपी वाले। एनएमपी क्या है? नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के माध्यम से। अब कह रहा है कि दूसरा स्टेटमेंट है कि इस पाइपलाइन का उद्देश्य राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के तहत वित्त वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन करना है। तो जब इतना ज़्यादा डेटा दिया रहा था, मैंने एक बार ये और बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा गूढ़ चीज़ें दी हों, बहुत अंदर तक कोई चीज़ लिखी हुई हो, तो ऑलमोस्ट लगभग हर बार वो स्टेटमेंट करेक्ट होता है। तो यहाँ पर भी सी ऑप्शन होगा, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। जो डेटा दिया हुआ है आपका एनएमपी के बारे में उसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बारी। तो यहाँ पर राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन 4 वर्ष की अवधि यानी कि वित्त वर्ष 2022 से 25 में सड़कों, रेलवे, बिजली, तेल और गैस पाइपलाइन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन जैसे क्षेत्रों में केंद्र सरकार की प्रमुख जो भी एसेट्स हैं उनको पट्टे पर देकर 6 लाख करोड़ रुपए के कुल मुद्रीकरण क्षमता की परिकल्पना करता है। मतलब ये ऐसा परिकल्पना कर रहा है, इसका एक पॉस्टुलेशन है, मतलब जो भी बोल लीजिए कि कुल मिलाकर के 6 लाख करोड़ रुपए ये जुटा लेगा कुछ चीज़ों को पट्टे पर दे करके। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और दे रहा है कि एनएमपी के माध्यम से मुद्रीकरण में गैर प्रमुख अस्थियों के विनिवेश के माध्यम से मुद्रीकरण को छोड़कर केवल मुख्य अस्थियां शामिल हैं। वर्तमान में अवसंरचना क्षेत्रों में केवल केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रालयों और सीपीएससी के अस्थि को शामिल किया गया है। और पाइपलाइन का जो उद्देश्य है वो है कि राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन यानी कि एनआईपी जो है उसके तहत इस वर्ष 2015 तक 6 वर्षों में 111 ट्रिलियन रुपए के निवेश का समर्थन किया जाए। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। एक बारी इसको अलग से आपका नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है पराक्रम दिवस के बारे में। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, पूछे जाने की संभावना है थोड़ी बहुत, तो मैंने 2 स्टार इसको दे दिया। पहला स्टेटमेंट कहता है कि पराक्रम दिवस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो बिल्कुल करेक्ट है ये यहाँ तक। ठीक है, एक वार्षिक उत्सव है, तो ये पूरा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाता है कि पराक्रम दिवस इज एन एनुअल फेस्ट सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कब मनाया जाता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, कमेंट करो। ठीक है, आप सब लोग कमेंट करना, जो भी यहाँ तक सुन रहे हैं, जो भी हमारे दोस्त सुने हैं, वो यहाँ पर 12 मिनट 36-37 सेकंड पर जिन लोगों ने भी सुन रखा है वो लोग कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर कहता है कि केंद्र ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा दिए गए अमूल्य योगदान का सम्मान करने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 की घोषणा की है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सेंटर अनाउंस सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड 2024 टू ऑनर द इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन मेड बाय द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, एक चीज और बताओ कि एनडीएमए जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? ESTD। ठीक है ना, कब इस्टेब्लिश किया गया ये भी आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। यहाँ पर दोनों ही जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था ये भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, या मैं बता देता हूँ, कटक उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, और आपको पता है कि 2 बार ये जो है INC के अध्यक्ष बने थे, और दूसरी बार चूंकि पट्टाभी सीतारमैया जो कि गांधी जी के साइड से खड़े थे, जब उनको हरा करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस बने तो बाद में उन्होंने क्या किया था, पद को त्याग दिया था। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। तो 2021 से प्रत्येक वर्ष जो है पराक्रम दिवस मनाया जाता है, और यहाँ पर पुरस्कारों की घोषणा हुई है। क्या नाम है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो ये है क्या, सबसे पहले समझ लीजिए, एक बड़ा पक्षी है, बड़ा पक्षी है। ठीक है, कह रहा है कि 3.5 मीटर के पंखों वाला सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है। और असुरक्षित यहाँ पर गलत शब्द है, सुभेद्य होता है। ठीक है ना, सुभेद्य मतलब वल्नरेबल है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है। IUCN जो है रेड लिस्ट जारी करती है, तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है। तो अगर पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर सी कथन सही है। इसमें मैंने क्या लगाया था, इसमें पूछा था नॉट करेक्ट। ठीक है, तो नॉट करेक्ट होगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट था। ठीक है, नॉट करेक्ट हो जाएगा डी। चलिए,
तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इससे क्वेश्चन आने की संभावना कम है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। कह रहा है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, दैट इज कॉल्ड CAPF, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, गृह मंत्रालय के अधिकार के तहत भारत में 7 सुरक्षा बलों को संदर्भित करता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स रेफर्स द 7 सिक्योरिटी फोर्सेज इन इंडिया एंड अंडर अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम मिनिस्टर। ठीक है, होम अफेयर्स, तो होम अफेयर्स के अंडर में ये आपका आता है। दूसरा है असम राइफल्स गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करती है। बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट है कि असम राइफल जो होती है आपकी, वो आपके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ही काम करती है, बट इट्स ऑपरेशनल कंट्रोल रेस्ट विद द प्राइम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। लेकिन इसका जो कार्यात्मक कंट्रोल है या नियंत्रण है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट ही बिल्कुल सही है कि असम राइफल जो है ये प्रशासनिक नियंत्रण इस पर होता है गृह मंत्रालय का, लेकिन जो परिचालन नियंत्रण होता है वो होता है आपका रक्षा मंत्रालय का। स्टार लगा रहा हूँ इस क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिकी था। हालांकि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, तो सी जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर सेम एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक बार पढ़ के आप लोग आगे बढ़ जाइएगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है कि प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना एक ऐसी योजना है जिसमें देश के सभी व्यावसायिक भवनों की छतों पर, देखिए इसी तरह के पॉइंट को मार्क करना होता है क्वेश्चन पढ़ते समय। कह रहा है व्यावसायिक भवनों की छतों पर, यानी कि कमर्शियल बिल्डिंग की रूफ टॉप की बात कर रहा है, सौर ऊर्जा प्रणाली स्थापित करना शामिल होगा। इंग्लिश में वही चीज लिखी हुई है। क्या लिखा है? प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना इज ए स्कीम दैट विल इन्वॉल्व इंस्टॉलिंग सोलर पावर सिस्टम ऑन द रूफ टॉप्स ऑफ ऑल कमर्शियल बिल्डिंग इन द कंट्री। तो कमर्शियल बिल्डिंग नहीं है, किसी भी घर पर, 1 करोड़ कोई भी घर हो, कोई भी छत हो। ठीक है, तो यहां पर ये गलत हो गया जो मैंने अंडरलाइन किया था, इसी तरह से हाईलाइट करके ही पढ़ा जाता है। फिर कह रहा है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आवासीय क्षेत्र में RTS की स्थापना के लिए रूफ टॉप सोलर कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है वो आपका RTS यानी कि रूफ टॉप सोलर के लिए या उसके इंस्टॉलेशन प्रोग्राम के लिए जो है देख रहा है रेजिडेंशियल सेक्टर को। तो बिल्कुल ये करेक्ट स्टेटमेंट है दूसरा वाला। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देख लेंगे प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर अलग डेटा भी आपके पास होता है तो एक बार देख लीजिएगा कि एक नवाचारी यानी कि इनोवेटिव गवर्नमेंट का पहल है जिसका उद्देश्य क्या है कि 1 करोड़ घरों की छतों पर सौर ऊर्जा प्रणाली या रूफ टॉप सोलर पैनल स्थापित करना है। अब आता है RTS या रूफ टॉप सोलर पैनल कार्यक्रम के दूसरे चरण का कार्यान्वयन नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर आपके सामने है, दक्षिण चीन सागर से संबंधित है। कुछ कह रहा है, एक स्टेटमेंट 1 कहता है कि दक्षिण, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर दूं दोस्तों, चलिए, कह रहा है कि दक्षिण चीन सागर पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। पश्चिमी प्रशांत महासागर का सीमांत सागर है। इसकी सीमा ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और चीन से लगती है। सेम स्टेटमेंट यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि साउथ चाइना सी इज ए मार्जिनल सी ऑफ द वेस्टर्न पैसिफिक ओशन। तो बिल्कुल यहाँ तक तो सही है कि पश्चिमी प्रशांत का एक मार्जिनल एरिया होता है, बिल्कुल करेक्ट है। और बॉर्डर्ड बाय ब्रुनेई, दारुसलाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम एंड चाइना। स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि दक्षिण चीन सागर ताइवान जलडमरू मध्य द्वारा, फिलीपींस सागर से और लुजान जलडमरू मध्य द्वारा पूर्वी चीन सागर से जुड़ा हुआ है। तो इस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डाउट है, फिर से इंग्लिश में देख लेते हैं। द साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड टू द फिलीपीन सी बाय ताइवान स्टेट। पहला स्टेटमेंट ये है कि फिलीपीन सी से ताइवान स्टेट के द्वारा, एंड टू द ईस्ट चाइना सी बाय लुजॉन स्टेट। तो इसको एक बार ही देख लेते हैं। हालांकि पहला सही है और दूसरा गलत है, तो उस हिसाब से स्टेटमेंट सी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक बार ही मैप दिखा देता हूं जिससे चीज़ें और क्लियर हो जाएं जो ये कह रहा है। तो अब फोटो के साथ दोस्तों स्टेटमेंट फिर से एक बार देखा जाए हम लोग। कह रहा है कि द साउथ चाइना सी इज कनेक्टेड टू द फिलीपीन सी बाय ताइवान स्टेट। तो ताइवान स्टेट कहाँ दिख रहा है? ताइवान स्टेट दिख रहा है दोस्तों। एक सेकंड यार, ये तो हिल डुल रहा है। ये सब क्या हो गया? चलिए, ताइवान स्टेट कहाँ दिख रहा है? लगभग सबको दिख रहा होगा। ताइवान स्टेट यहाँ पर है, फिलीपीन सी यहाँ पर है और लुजॉन स्टेट यहाँ पर है। तो सीधी सी बात है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि साउथ चाइना सी कनेक्ट करता है टू द फिलीपींस सी बाय ताइवान स्टेट। तो फिलीपींस सी से ये साउथ चाइना सी, ये जो पूरा एरिया है, ये लुजॉन स्टेट के माध्यम से कनेक्ट होता है, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको दिख रही होंगी। ये देखिए लुजॉन स्टेट,
ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा लुजॉन स्टेट। ओके, तो ये किसके माध्यम से कनेक्ट करता है साउथ चाइना सी? लुजॉन स्टेट के माध्यम से फिलीपीन सी के। तो इसलिए स्टेटमेंट पहला वाला तो गलत हो गया। उसी में जो लिंक्ड है वो कहता है ईस्ट चाइना सी बाय लुजॉन स्ट्रेट। तो ईस्ट चाइना सी जो है ये आपका ईस्ट चाइना सी यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। तो ईस्ट चाइना सी के द्वारा ताइवान स्ट्रेट से कनेक्ट होती है। तो दोनों चीज़ें उल्टी लिख दी हुई हैं, ठीक है। ये मैप काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को भी मैं, एक सेकेंड पहले ये उड़ा दिया जाए। इस क्वेश्चन को भी मैं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में यहाँ पर चिन्हित कर रहा हूँ। नंबर ऑफ टाइम्स जो है यहाँ पर मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, नंबर ऑफ टाइम्स प्री में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन, ये जो प्रश्न है बहुत ज़्यादा सीरियसली इसको नोट डाउन करिएगा आप लोग। बाकी मैंने वो दिखा दिया है, फोटो दिखा दिया है, तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन पढ़ने की सच कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में, ठीक है। कह रहा है ग्रामीण भारत में स्कूलों की संख्या बढ़ाना, क्या उद्देश्य है उसका। दूसरा कहता है कि भारत के बढ़ते विकासात्मक आदर्शों को संबोधित करना और सतत विकास के लिए वर्ष 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना, सभी राज्य स्तरीय शिक्षा नीतियों को प्रतिस्थापित करना, सभी विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाना। सिमिलर चीज़ जो है यहाँ पर इंग्लिश में भी प्रोवाइडेड है आपको कि इंक्रीज द नंबर ऑफ स्कूल्स इन रूरल एरिया। सेकेंड है टू एड्रेस इंडियाज राइजिंग डेवलपमेंट आइडियल्स एंड अलाइन विद 2023 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो बहुत ज़्यादा लिखा है, तो डाउट तो इसी के ऊपर हो गया। टू रिप्लेस ऑल स्टेट लेवल एजुकेशन पॉलिसीज एंड मेकिंग इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन ऑल स्कूल। तो ये सब हो नहीं सकता, ठीक है। बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। आपको क्या बताना है, पहले तो एक बार आप ढंग से ये प्रश्न देख लीजिए, उसके बाद मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको बताना है कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें क्या हुआ है, जैसे उसका क्या रूल है। जैसे आपने अगर कभी पढ़ा होगा 3+4+4+2 ऐसा करके रूल बनाया हुआ है 12th तक की एजुकेशन को, ठीक है। तो आप मुझे बताओ, ये मैंने गलत लिखा है, ठीक है, मैं सही थोड़े बताऊंगा आपको। तो मुझे ये बताओ कि ये वो एग्जैक्टली रूल क्या है कि प्री प्राइमरी जो आंगनवाड़ी होता था उसमें प्री प्राइमरी को सेकेंड तक शामिल किया गया है, ठीक है, और फिर 3, 4, 5 को अलग किया गया है, फिर किस तरह से 8, फिर किस तरह से 12 तक गया है, इसके बारे में आप मुझे बताओ कि वो रूल क्या है। पहला तो ये। दूसरी चीज़ कि व्यावसायिक शिक्षा जो उसमें आपका कह सकते हैं कि जो भी अप्लाइड चीज़ें हैं, ठीक है, कि जैसे बच्चे ITI करते थे तो एक तरह की व्यावसायिक शिक्षा ले रहे हैं, तो किस क्लास से स्टार्ट करना है कि व्यावसायिक शिक्षा लेने का वो ऑप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास बतानी है जब वो व्यावसायिक शिक्षा ऑप्ट कर सकते हैं। और डिग्री से रिलेटेड क्या बात बताई गई है कि अगर आप 1 साल की डिग्री लेते हो तो क्या होगा, कभी कंप्लीट कर सकते हो या नहीं है, 2 साल में क्या डिग्री मिल सकती है, सर्टिफिकेट मिल सकता है या नहीं मिल सकता, इसके बारे में भी अगर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो या खुद पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना, ठीक है। NEP 2020 का उद्देश्य कह रहा है कि भारत के बढ़ते विकासात्मक आदर्शों को संबोधित करना और सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा के साथ संरेखित करना, मतलब उसके साथ अलाइन कर देंगे। अगला प्रश्न है 330वां प्रश्न है कि वर्ष 2022 में किस भारतीय राज्य में घरेलू पर्यटकों की संख्या सबसे अधिक थी। तो आपको ही पता है कि 2022 में जो है, मतलब तब नहीं पता रहा होगा, 2022 में डाउट रहा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा पर्यटक आकर्षित करने वाला राज्य बना हुआ है इस समय, ठीक है। तो 2022 में जो डोमेस्टिक टूरिस्ट्स हैं यानी कि जो भारतीय टूरिस्ट हैं वो 2022 में सबसे ज़्यादा आपका उत्तर प्रदेश में आए थे। कितने आए थे उससे मतलब नहीं है। दूसरा है तमिलनाडु, तमिलनाडु को भी याद रखिएगा कि दूसरा अगर पूछ ले तो तमिलनाडु बताना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य में जल महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वॉज जल महोत्सव 2023 ऑर्गेनाइज। तो मध्य प्रदेश में किया गया था, बस ऐसे याद रख लो डायरेक्टली, ठीक है, कि मध्य प्रदेश में जल महोत्सव आयोजित किया गया था, ठीक। अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में प्रोजेक्ट चीता आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ। तो आपको ये पता है कि पहले नामीबिया से, चलो नामीबिया की कैपिटल आप लोग बता दो, ठीक है, और उसके बाद साउथ अफ्रीका से, ठीक है, चीते लाए गए। और प्रोजेक्ट चीता का एक टारगेट ये था कि अगर 1 साल में 50% आबादी रह जाती है तो हम लोग मानेंगे कि प्रोजेक्ट चीता जो हम लोग का सफल हो गया। ये लाया गया था 2022 में। चीता क्या होता है, चीता आपका कैट कैटेगरी की यानी कि बिल्ली के समूह की सबसे बड़ा जानवर है, ठीक। और ये अपनी टेरिटरी बनाता है, चीता जो होता है अपनी टेरिटरी बनाता है, इसीलिए जैसे मान लो कि उसके लिए ज़्यादा एरिया चाहिए होता है, कि सपोज करो
कि आपके पास इतना बड़ा टोटल पार्क है, ठीक है, तो एक चीता लेकर के आए तो वो अपनी कुछ ऐसे टेरिटरी बनाएगा, दूसरा चीता यहाँ से यहाँ बनाएगा। अब होता क्या है, ये कॉन्फ्लिक्ट जब इन लोग के बीच में होता है तभी इन लोग की डेथ होती है। इन लोग की डेथ का यही रीज़न बेसिकली होता है कि दूसरे व्यक्ति अगर उस टेरिटरी में घुस गया तो इन लोग की कॉन्फ्लिक्ट से डेथ हो जाती है। आपको एक पॉइंट और बताना है कि भारत में चीता जो है कब, भारतीय चीता भारत में कब विलुप्त हो गया था, ठीक है, ये आपको बताना है। उसके अलावा नामीबिया की राजधानी मैंने पूछी है। 2022 में प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ था आधिकारिक तौर पर। आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट क्या पूछ लूं, प्रोजेक्ट में पूछ तो बहुत कुछ सकता हूं, टर्टल बता दो, ठीक है। अब चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि 17 सितंबर 2022 को चीतों की आबादी को बहाल करने के लिए शुरू हुआ। जिन देखिए मैं विलुप्त वाला नहीं बताऊंगा आपको, चलो चलो आगे। हाँ चलिए यहाँ पर आ जाता है बिहार जाति सर्वेक्षण को लेकर के एक प्रश्न है। तो बिहार का जो भी दोस्त एग्जाम देना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान देंगे, ठीक है, कि बिहार जाति सर्वेक्षण यानी कि कास्ट सर्वे हुआ वहाँ पर 2023। उससे पता चला कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अदर बैकवर्ड क्लास और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, ये साथ में मिलकर के कितना जनता जो है बनाते हैं वहाँ पर जनसंख्या। तो ये जो है टोटल 63% के आसपास की जनसंख्या बनाते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, बिहार वालों के लिए। तो ये चीज़ याद रखिएगा। और जाति जनगणना जो हुई है, जाति सर्वेक्षण जो हुआ वहाँ पर, इसको जरूर पढ़ करके जाएंगे सारे दोस्त, ठीक है, अगर आप बिहार का पेपर पढ़ने जा रहे हैं, मतलब देने जा रहे हैं। कह रहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को मिला करके 63% की जनसंख्या है। इसमें कहता है कि ओबीसी के 27.13% है और ईबीसी 36%, सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है, यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास जो है वो सबसे बड़ा सामाजिक वर्ग है सारे वर्गों को मिला करके, जो 36% कवरेज करता है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा शुरू की गई चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो ये चिरंजीवी योजना जो है स्वास्थ्य कवरेज यानी कि हेल्थ से रिलेटेड जो है एक योजना थी, और ये आपकी 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा वहाँ पर। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि इसमें जो है इस योजना के माध्यम से मई 2021 में हुई थी। तो एग्जैक्टली डेटा ये है। राजस्थान परिवार को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज जो है मिल रहा था, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज दिया जा रहा था। क्या दिया जा रहा था? यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज जो यहाँ पर दिया जा रहा था। इस कवरेज में हाल ही में 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया, जिसमें दुर्घटना के लिए अतिरिक्त 10 लाख रुपए भी शामिल किए गए। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट GIS 2023 निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आयोजित किया गया था। मतलब कहाँ पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो है चल रही थी। तो बट ऑब्वियस क्वेश्चन है, लखनऊ में ही चल रही थी, जो आपका कैपिटल डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर चल रही थी उत्तर प्रदेश की ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023, ठीक है। तो ज़्यादा इसके बारे में नहीं जानना है, बस ये जान जाओ कि 2023 में पिछले साल ये हुआ था। अगला प्रश्न है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कब से शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न आपको स्टैटिक के आते हैं काफ़ी परेशान करते हैं, और इस बार यूपीएससी के एग्जाम में भी आपका श्रम धन मान योगी योजना ऐसे करके कुछ आया था। तो ये योजना तो आई थी 2015 में, और वो जो मैं नहीं बोल पा रहा हूँ उसको लिख ही दे रहा हूँ, श्रम योगी मान धन योजना, ठीक है। तो इसके बारे में आप बता दीजिए, यूपीएससी में इस बार प्रश्न पूछा है कि कब आई थी ये, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो है 2015 में स्टार्ट हुई थी, और इसके 10 साल होने को हैं, इसलिए ये योजना काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इसलिए इसको शामिल किया गया है, ठीक है। कब आई थी? 2015 में। किसके द्वारा? तो जो आपका बाल विकास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल थी। तो 3 मिनिस्ट्री इसमें शामिल है, महिला और बाल विकास, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय की संयुक्त पहल थी, ठीक। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 23 जनवरी को निम्नलिखित में से किस नेता की जयंती को पराक्रम दिवस में मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस विल बी द करेक्ट आंसर। कहाँ जन्म हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 में कड़क उड़ीसा में जन्म हुआ था इनका। ये उद्दंड देशभक्ति ने उन्हें, एक प्रखर राष्ट्रवादी थे जिनकी उद्दंड देशभक्ति, ये गलत वर्ड है, जिनकी देशभक्ति ने उन्हें भारतीय इतिहास का सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक बना दिया, और पराक्रम दिवस उन्हीं के नाम पर मनाया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस वर्ष में मोटर वाहन संशोधन अधिनियम लागू किया गया था? इन विच ईयर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड?
तो ये जो एक्ट है आपका, ये आया था 2019 में, ठीक है, अभी 4 साल पहले आया था ये। तो 2019 में जो है मोटर व्हीकल एक्ट आया था, उसमें आपने देखा होगा कि सबके कार्ड बनने लगे थे, ठीक है, ठीक है, प्रॉपर एक सिम जैसा सिंबल के साथ, ठीक है। तो मोटर व्हीकल का एक्ट आया था और उसमें काफ़ी चेंजेस किए गए, ठीक है। 2019 में इसको लागू कर दिया गया और उल्लंघन पर सख्त दंड लगाया गया, लाइसेंसिंग और इसके प्रशासन को सुव्यवस्थित किया गया, सड़क सुरक्षा की खराब स्थिति को दूर करने का प्रयास किया गया, ठीक है। और इसमें मोटर वाहन दुर्घटना निधि का प्रावधान किया गया, जो भारत के सभी सड़क उपयोगकर्ताओं को कुछ दुर्घटना के लिए अनिवार्य बीमा कवर प्रदान करता है। यानी कि जब आप इंश्योरेंस कराते हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ बीमा आपको मिल जाता है सड़क दुर्घटना वाला। कह रहा है कि भारत अर्धचालक मिशन लॉन्च किया गया था, यानी कि भारत में कोई सेमीकंडक्टर मिशन है, उसको कब लॉन्च किया गया था? तो लगभग 3 साल पहले 2021 में आपका भारत सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह का प्रश्न। मैंने कई बार बताया कि जब भी स्टैटिक प्रश्न पूछेगा 2 साल पहले का, तो आप ये भी नहीं समझ पाओगे कि चूंकि ये करंट में भी नहीं है और ये ठीक से स्टैटिक भी नहीं है, कि कोई स्टैटिक की बुक सपोज करो लूसेंट ही हो गई तो वो कवर ही नहीं करती है। तो इस तरह के प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 3 स्टार मैंने लगा दिया है कि सेमीकंडक्टर मिशन जो है 2021 में लॉन्च किया गया था मिट्टी मंत्रालय के द्वारा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा 2021 में अर्धचालक मिशन शुरू किया गया था, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का देख लेते हैं कि राष्ट्रीय आयुष मिशन किस वर्ष शुरू किया गया था। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आयुष मिशन जो है कब आया था, और आयुष का जो है आयुष का जो है फुल फॉर्म भी अगर आप लोग बता पाइएगा तो बता दीजिएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करो यार, और लाइक करना अगर मन करे तो लाइक करो, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ना लाइक करने में। कोई ऐसी सच कोई आपका कमीशन तो ले नहीं रहा हूँ मैं कि लाइक कर रहे हो तो कुछ मिल रहा है। लाइक करोगे तो केवल बूस्ट होता है अंदर से, व्यक्ति और ज़्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित होता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।